हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं किरण, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। तो इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के फोकस दूरी के सूत्र का निगमन करेंगे बहुत शानदार तरीके से। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल के साथ आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन एकदम शानदार तरीके से आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले जानते हैं अवतल दर्पण के फोकस दूरी के लिए सूत्र। तो हमने फिगर पहले से बनाया है या आपको लगता है कि, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, हमारा क्या एक अवतल दर्पण है। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में ये हमारा क्या है, इसका ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई वस्तु है। किसी वस्तु से क्या होती है, दो प्रकाश की किरणें निकलती है। क्या होती है, सीधे निकलेगी, दर्पण पर पड़ेगी, और एक क्या होगी, एक प्रकाशिक केंद्र से होकर, ये हमारा क्या है, दर्पण का प्रकाशिक केंद्र है, हमारा क्या है, फोकस, मुख्य फोकस है। तो प्रकाशिक केंद्र से एक किरण होकर जाएगी, क्या होगी, एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, और एक जो प्रकाशिक केंद्र से होकर आती जाएगी वो क्या होगी, पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। और जो मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर आएगी, वो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अब इसी चीज़ को हम, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बना रखा है, तो ये चीज़ बना रखा है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये हमारा क्या, दर्पण का प्रकाशिक केंद्र है। एक सेकंड, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र सी है। और ये हमारा क्या है, ये वस्तु है ओ डैश, मान लेते हैं क्या, वस्तु को ऑब्जेक्ट यानी ओ डैश। और हमारा ये प्रतिबिंब है क्या, आई डैश, प्रतिबिंब हमारा आई डैश। ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र, इस पर प्रकाश की किरण आई तो क्या होगी, इसी मार्ग से वापस लौट गई। ये क्या है, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य है, अच्छा है, मुख्य अक्ष के समांतर मान लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं। और हमारा क्या, दर्पण का ध्रुव पी है। तो दर्पण ध्रुव के पास क्या करें हम, मुख्य अक्ष पर क्या करें, लंब डालेंगे। यहाँ पर लंब डालेंगे, क्या हमारा हो जाएगा ए एन और पी को क्या मानते हैं, लगभग मानते हैं, क्या है, दर्पण का द्वारक मानते हैं, बहुत बड़ा है। तो एन और पी क्या होंगे, एक ही बिंदु माने जाएंगे। फिर ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है, ये हमारा क्या, मुख्य फोकस है। तो अब आइए, अब हम सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या है। तो यहाँ पर पी हमारा क्या है, दर्पण का ध्रुव है, माना पी क्या, दर्पण का ध्रुव है। उसके बाद पी दर्पण का ध्रुव है, और एफ फोकस बिंदु है। एफ क्या हमारा, यहाँ पर फोकस बिंदु है, एफ फोकस बिंदु है। सी वक्रता केंद्र है, और ओ डैश क्या है, हमारा वस्तु है। ओ डैश क्या है, वस्तु। और उसका प्रतिबिंब आई डैश है, आई डैश प्रतिबिंब है, आई डैश क्या है, प्रतिबिंब है। आई डैश क्या है, हमारा प्रतिबिंब है। पी और एफ हमारी क्या है, पी और एफ के बीच की दूरी क्या है, हमारी फोकस दूरी। पी व एफ क्या है, फोकस दूरी। पी एफ क्या हो जाएगा, हमारा दर्पण के सामने है तो क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी। दर्पण के सामने क्या होते हैं, दूरी को क्या लेंगे, हम माइनस में लेंगे। तो फोकस दूरी है हमारा पी और सी, ये हमारा क्या, वक्रता केंद्र है। तो क्या जाएगी, हमारी वक्रता त्रिज्या आर हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या आर। तो दर्पण के सामने की दूरी क्या कहते हैं, माइनस में लेंगे तो क्या है, माइनस आर। ये हमारी क्या है, वक्रता त्रिज्या। फिर पी आई, जो हमारा पी आई है, ये हमारी क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु का, ये प्रतिबिंब की दूरी है ना। पी आई क्या, हमारा प्रतिबिंब है। यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी कितना हो जाएगा, माइनस भी। अब पी ओ हमारी क्या, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की दूरी, माइनस यू। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी
ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमारा क्या, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी यू क्या हमारी वस्तु की दूरी है। तो उम्मीद है अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे, कौन सा लेंगे, ओ डैश सी, इस त्रिभुज को लेंगे। फिर हम लेंगे आई डैश सी। ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप है, क्यों, क्योंकि एक ये 90 अंश का कोण बना रहा है और ये भी क्या है 90 अंश का कोण बना रहा है। ये कोण बराबर है। जब दो कोण क्या है बराबर है तो क्या कहेंगे हम, कोण समरूपता नियम लगा देंगे। तब जब कोण समरूपता नियम लगाएंगे तब जब दो कोण समान है तो क्या होगा, तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो मतलब क्या है, सभी कोण बराबर है तो इसलिए क्या है, समरूप है दोनों। तो त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज ओ डैश सी व त्रिभुज आई डैश सी समरूप है। कैसे, कोण समरूपता नियम से। तो यहाँ पर हमको बस लिख देना समरूप है, क्योंकि हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन नहीं सिद्ध कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, तो को जब क्या होता है, जो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संकर भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारा ओ डैश बटे आई डैश मतलब संगत भुजाओं का अनुपात। ये हमारा क्या है, ये लंबवत ओ डैश और आई डैश, इनका अनुपात हो जाएगा क्या, ओ सी बटे आई सी। इनका अनुपात, इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हमारा हो जाएगा बराबर ओ सी बटे आई सी। समीकरण नंबर हमारा हो गया 1। हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होता। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब पुनः त्रिभुज लेंगे हम आई डैश एफ। पुनः त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब हम लेंगे त्रिभुज आई डैश एफ। अब लेंगे हम किस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को और लेंगे त्रिभुज एन एफ। इसको इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम लेंगे क्या, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेंगे। पहले हमने क्या लिया था, इसको लिया था और इसको लिया था। अब इसको और इसको लेंगे। अब पुनः त्रिभुज आई डैश एफ व त्रिभुज एन एफ क्या है, समरूप है। जब क्या है, ये दोनों क्या है, समरूप है। तब इनको क्या मान लिया, हमने समरूप मान लिया था। हम मानेंगे, लिखेंगे एन बटे आई डैश बराबर एन एफ बटे आई एफ। तो कैसे, हमारा क्या हो जाएगा, एन ए लंबवत और आई डैश, एन बटे आई डैश एन एफ बटे आई एफ। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखें क्या, एन बटे एन एफ हो गया, तो एन बटे आई डैश। अब एन यहाँ पर देखिए, जो हमारा एन है, ये एन और ओ डैश दोनों क्या है, समांतर है। क्या दोनों एक दूसरे क्या है, बराबर है। इस दोनों समांतर रेखा है तो इनके बीच जो दूरी हो क्या बराबर होगी। तो ओ डैश को एन बराबर ओ डैश लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं ओ डैश बटे आई डैश बराबर एन एफ बटे आई एफ। तो एन बराबर ओ डैश, यहाँ लिखे रहेंगे ओ डैश बराबर एन बराबर ओ डैश। समीकरण नंबर बन गया 2। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से देख रहे हैं कि हमारा
ओ डैश, ये एक पक्ष बराबर का, ये दूसरा पक्ष हम बराबर कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा ओ सी बटे आई सी बराबर यानी एफ बटे आई एफ। तो हमारा ओ सी क्या है, यहाँ पर हमारा ओ सी का मान तो हमें मालूम नहीं है। जब हमें ओ सी का मान मालूम है तो हमको क्या है, ओ पी का मान मालूम है ना। हमारा पी से ओ के बीच की दूरी क्या है हमारी, पीओ में से क्या करेंगे हम, पी सी घटा देंगे, पीओ माइनस पी सी, पीओ माइनस पी सी। हमारा क्या है, पी है, ये हमारा क्या है, पी है और ये हमारा ओ है। यहाँ पर क्या है, बीच में सी है। हमको इस मान को क्या निकालना है, तो क्या करेंगे, पूरे में से इसको हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो ही हमने किया है। तो पीओ माइनस पी सी बटे हमारा आई सी क्या है, आई सी यहाँ पर देखेंगे, आई सी का मान हमें पता नहीं है, लेकिन क्या है, पी सी का मान है मालूम। तो पी सी में से क्या करेंगे हम, पी आई घटा देंगे, तो पी सी माइनस पी आई, पी सी माइनस पी आई, और हमारा एन एफ एन एफ है। तो एन को मान लेते क्या, पी के बहुत ही क्या है पास है, मतलब एन और पी को क्या एक ही बिंदु मान लेते हैं। तो हमारे क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं, एन एफ को लिख सकते हैं क्या, पी एफ। मान लेते क्या, दर्पण का द्वारा क्या होगा, ऐसे एकदम सीधा हो जाएगा। तो सीधा हो जाएगा, इस पर हम लंब डालेंगे तो क्या होगा, इसी से मिलता जुलता मिलेगा। तो इसलिए क्या कहते हैं, मान लेते हैं कि क्या, दर्पण का द्वारक बहुत बड़ा है इसलिए। तो पी आई आई एफ बराबर आई एफ को क्या लिख सकते हैं, पी आई माइनस एफ पी एफ, पी आई माइनस पी एफ, पी आई माइनस पी एफ, पी आई माइनस पी एफ। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे। यहाँ पर हमारा पीओ क्या, हमारी वस्तु की दूरी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, माइनस यू माइनस ये हमारा क्या है, पी सी हमारा क्या है, हमारी वक्रता त्रिज्या क्या है, माइनस आर। ये भी क्या हमारा वक्रता त्रिज्या है, और ये हमारा क्या है, पी आई हमारा प्रतिबिंब की दूरी है। तो माइनस आर माइनस प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर, ये हमारी क्या है, फोकस दूरी है, पी एफ फोकस दूरी है, और पी आई प्रतिबिंब है, और ये हमारा फोकस दूरी है। तो प्रतिबिंब है और ये हमारा क्या है, फोकस दूरी है, माइनस एफ। अब इसको हमारे क्या जाएगा, माइनस यू प्लस आर, माइनस माइनस प्लस बटे माइनस आर माइनस माइनस प्लस भी बराबर माइनस एफ, ये हमारा क्या, माइनस भी है प्लस एफ। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें तिरछा गुणा करेंगे तो करेंगे, कितना गुणा जाएगा, माइनस यू प्लस आर इंटू माइनस भी प्लस एफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस एफ इंटू माइनस आर प्लस भी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो हो जाएगा यू भी, तो ये हो जाएगा क्या, यू भी, और यू से गुणा करेंगे क्या भी, ये हमारा क्या यू है, जब यू से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस यू एफ और माइनस आर भी और प्लस आर एफ। अब यहाँ से आर एफ माइनस प्लस प्लस एफ भी, माइनस एफ भी माइनस भी एफ। अब यहाँ पर आर एफ से क्या हो गया, आर एफ कट गया, आर एफ से आर एफ क्या हो गया, यहाँ पर कट गया। अब आइए आगे देखते हैं। अब बचा क्या हमारा, तो यहाँ पर बचा यू भी माइनस यू एफ माइनस आर भी है। तो
आर हमारा क्या होता है 2f के बराबर होता है, आर इंटू जो भी है हमारा, भी क्या है आर भी। तो हमको आर का ज़रूरत तो है नहीं, हमको क्या चाहिए भी और यू भी एफ में संबंध चाहिए। तो हमको क्या करना है आर को हटाना पड़ेगा। तो आर बराबर क्या होता है हमारा, यहाँ पर जो हमारी आर है ये हमारा आर वक्रता त्रिज्या, यहाँ ये दूरी क्या है हमारी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लिख सकते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या को हम आर बराबर क्या होता है हमारा 2f, मतलब फोकस दूरी की दुगुना होती है। आर हमारी क्या होती है आर बराबर 2f। तो आर बराबर क्या यहाँ पर 2f हो जाएगा। तो आर की जगह पर हम क्या रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे 2f इंटू भी माइनस भी इंटू 2f बराबर माइनस भी एफ। तो क्या हो जाएगा -2v(f), -2v(f) को ले जाएंगे उधर तो हो जाएगा प्लस में u भी माइनस u एफ माइनस 2v(f), ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर भी एफ बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर आ जाएगा 2v(f) में से क्या हो गया v(f) निकल गया, तो आ जाएगा u भी माइनस u(f) माइनस v(f) बराबर 0। तो u भी एफ से भाग देने पर u भी एफ से भाग देने पर दोनों पक्षों में क्या करें u भी एफ से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा u भी बटे u भी एफ माइनस u एफ बटे u भी एफ माइनस भी एफ बटे u भी एफ बराबर u भी एफ। तो यहाँ पर u भी कट गया, अब यहाँ पर u एफ कट गया और यहाँ पर भी एफ कट गया और यहाँ पर 0 हो गया। तो हो जाएगा हमारा 1/f माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर 0। तो हमारा हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा क्या है दर्पण का सूत्र, इसे ही दर्पण का सूत्र कहते, इसे ही दर्पण का सूत्र कहते हैं, दर्पण का सूत्र कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और दर्पण का सूत्र आपको निकालना आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अवतल दर्पण था ये, अब उत्तल दर्पण एकदम सेम प्रोसेस उसमें भी है। तो फिगर इसमें देखिए क्या है, हमारी क्या है वस्तु है। तो हमारा क्या ये हमारा वस्तु ओ डैश है, हमारी क्या ये वस्तु है और हमारी क्या है फोकस दूरी है, ये हमारा क्या है वक्रता केंद्र सी है। हमारा ये ओ डैश क्या होगा वस्तु हो गया, ये हमारा क्या फोकस है, फोकस बिंदु है, ये हमारा क्या वक्रता केंद्र है। ये हमारा क्या है ये है, ये से क्या किया हमने इस पर अभिलंब पर क्या किया लंब डाल दिया, ये हो गया। ये हमारा क्या दर्पण का ध्रुव है। तो वस्तु क्या है दो प्रकाश की किरणें चलती हैं, क्या होती हैं प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती है और एक हमारी क्या आती है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो क्या दी ये दोनों परावर्तन के पश्चात क्या होती है, एक मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, एक प्रकाशिक केंद्र से वापस होकर लौटती हुई प्रतीत होती है। तो अब यहाँ पर
यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले वो चीज़ें फिर दोबारा यहाँ लिख लेते हैं। हमारा ओ डैश क्या है, वस्तु है। आई डैश क्या है, हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। हमारा एफ क्या है, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु है, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु है। पी हमारा क्या है, ध्रुव है, पी हमारा क्या है, ध्रुव है। पी क्या है, यहाँ पर ध्रुव है, पी हमारा क्या है, ध्रुव। पी हमारा क्या है, ध्रुव है। सी हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है, सी वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पर ध्रुव से वस्तु की दूरी हमारा पी ओ, ध्रुव से क्या है हमारी वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, माइनस यू। हमारी क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, दर्पण के सामने की दूरी क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव है, निगेटिव लेते हैं। दर्पण के सामने क्या है हमारा, पीओ, पीओ वस्तु की दूरी हमारा क्या, यू ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी। फिर हमारा क्या, पी आई, ये हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बना, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे की दूरी क्या करें हम, निगेटिव लेंगे। तो हमारा ये हमारा क्या, आई डैश है, ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब आई डैश है, आई डैश। तो हमारा क्या, भी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी पी आई। फिर पी एफ हमारे क्या है, प्लस एफ। ये फोकस दूरी क्या है, दर्पण के पीछे ही तो है, दर्पण के पीछे है तो क्या हो जाएगा हमारा क्या है, फोकस दूरी, ये हमारी क्या है, फोकस दूरी। और फिर पीसी हमारा, पीसी हमारा क्या है, ये प्लस आर, यानी ये है क्या हमारी वक्रता त्रिज्या, ये हमारी क्या है, वक्रता त्रिज्या। फिर ए एन हमारा क्या है, ए एन अभिलंब, अभिलंब। और फिर यन हमारा क्या है, यन जो क्या है, यन हमारा ध्रुव पी के क्या है, बहुत समीप है। जो हमारे यन अभिलंब, जो यन डाला गया है ए एन में, यन जो है यन ध्रुव के, ध्रुव पी के ध्रुव के बहुत समीप है, बहुत समीप है। तो इन चीज़ों को आप लिख देंगे और क्या, उसके बाद फार्मूले को प्रूफ कर देंगे, तो आपको आसानी से सारे नंबर मिलने वाले हैं, जो भी 2-3 नंबर में आएगा। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, ओ डैश, ए वाला लेंगे। कौन सा, ओ डैश, कौन सा, सी। ये पूरा त्रिभुज लेंगे ओ डैश सी। उसके बाद हम लेंगे आई डैश सी, इसको लेंगे। फिर इस त्रिभुज को लेंगे, इन दोनों त्रिभुज को हम लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ डैश बटे आई डैश बराबर हो जाएगा हमारा ओ सी बटे आई सी। तो लिखेंगे आप फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आगे, अब त्रिभुज ओ डैश सी तथा त्रिभुज आई डैश सी दोनों क्या है, दोनों समरूप हैं, दोनों समरूप है। जब क्या है, दोनों हमारे क्या है, समरूप हैं। जब दोनों समरूप हैं तो आइए देखते हैं, ओ डैश बटे आई डैश बराबर ओ सी बटे आई सी। सारे प्रोसेस क्या है, उसी तरह करने हैं, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब पूरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, हम त्रिभुज लेंगे ए एन सी और ए एन एफ में, ए एन सी और आई डैश एफ। सी वाला नहीं लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ से
यहाँ तक एफ तक, ये तो हमने क्या सी वाला ले लिया ना, तो अब क्या लेंगे एफ, एफ वाला हमको एफ ही चाहिए ना, तो यहाँ से यहाँ तक ए आई आई डैश एफ और ए एन एफ, ये दोनों त्रिभुज लेंगे। तो पूरा त्रिभुज ए एन एफ व त्रिभुज आई आई डैश एफ दोनों समरूप हैं, दोनों समरूप हैं, दोनों क्या है समरूप हैं। तब यहाँ पर ए एन बटे लिख देंगे ए एन बटे आई डैश आई, जो लंबवत हैं, फिर एन एफ बटे आई एफ, हमारा क्या है एन एफ बटे आई एफ, ए एन बटे आई एन आई आई डैश। अब क्या हो जाए हमारा ए एन क्या है ओ डैश के समांतर क्या हो ए एन बराबर ओ एन, तो लिख देंगे यहाँ पर ए एन बराबर ओ डैश के बराबर है, तो ओ डैश बटे आई डैश बराबर पी एफ बटे आई एफ, एन पी के समीप है तो क्या लिख देंगे हम एन एफ को लिख देंगे पी एफ, हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर आगे समीकरण 1 2 में 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से तो हमारा क्या हो जाएगा ओ सी बटे आई सी, ओ सी बटे आई सी बराबर पी एफ बटे आई एफ, पी एफ बटे आई एफ। अब पी ओ प्लस पी सी बराबर क्या है हमारा ओ सी हो जाएगा पी ओ प्लस पी सी को ओ सी को लिख सकते हैं क्या पी ओ प्लस पी सी। अब फिर आई सी को लिख सकते हैं पी सी माइनस पी आई, अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। और पी एफ को लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई। अब आइए देखते हैं कैसे लिखा गया। हम ओ सी को लिखे क्या ओ सी, जो हमारा ओ सी है ओ सी को लिख सकते हैं हम क्या पी ओ प्लस पी सी, पी ओ प्लस पी सी हमारा क्या हो जाएगा ये पूरा हो जाएगा ना, ये पूरा हो जाएगा। फिर हमने लिखा है आई सी को हम लिख सकते हैं क्या पी सी माइनस पी आई, पी सी माइनस क्या करेंगे हम पी आई, इसको घटा देंगे, इसमें से क्या करेंगे हम इसको यहाँ तक क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा आई सी मिल जाएगा, तो पी सी माइनस पी आई हो जाएगा। अब फिर हमारा आगे कौन सा है, फिर हमने लिखा है पी एफ, तो पी एफ तो ठीक था। हमने लिखा था आई एफ क्या करेंगे हम पी एफ में से क्या करेंगे पी एफ में से पी आई घटा देंगे, पी एफ में से पी आई घटा देंगे। तो अब समझ में आ गया होगा, तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर पी ओ हमारा क्या वस्तु की दूरी है तो हो जाएगा u, और पी सी हमारा क्या है वक्रता त्रिज्या है तो हमारा हो जाएगा r। फिर हमारा पी सी क्या है हमारा वक्रता त्रिज्या है r, और हमारा क्या पी आई है क्या प्रतिबिंब की दूरी तो माइनस भी। फिर पी एफ हमारा क्या फोकस दूरी है, पी एफ क्या हमारी फोकस दूरी है, और पी आई क्या हमारा प्रतिबिंब की दूरी है। तो अब आइए आगे लिखते हैं इसको, तो हो जाएगा हमारा माइनस यू, और आर को लिख सकते हैं क्या वक्रता त्रिज्या क्या 2 एफ लिख देंगे प्लस 2 एफ बटे हमारा हो जाएगा आर को लिख सकते हैं 2 एफ माइनस भी बड़ा हो जाएगा एफ बटे एफ माइनस भी। अब गुणा करेंगे क्या होगा एफ में से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस यू प्लस 2 एफ इंटू एफ माइनस भी बराबर एफ इंटू 2 एफ माइनस भी। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस यू एफ प्लस 2 एफ स्क्वायर माइनस 2 भी एफ माइनस 2 भी एफ बराबर 2 एफ स्क्वायर माइनस भी एफ। 2 एफ स्क्वायर से 2 एफ स्क्वायर क्या होगा हमारा कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आ जाएगा
माइनस यू एफ माइनस, एक सेकेंड यहाँ पर कुछ छूट रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, इससे गुणा इसमें हो जाएगा तो हो जाएगा u का गुणा यू एफ हो जाएगा, फिर इसका गुणा 2f स्क्वायर, अब भी का गुणा माइनस यू भी यू भी छूट गया था, तो यू भी बराबर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हमारा 2f स्क्वायर माइनस भी एफ, 2f स्क्वायर से कट गया माइनस भी एफ। अब क्या करेंगे, माइनस एफ भी क्या हो जाएगा, भी एफ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस जाएगा, तो ये घट जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, भी एफ बच जाएगा, तो माइनस भी एफ प्लस, इधर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, ए प्लस यू भी होगा ना, प्लस यू भी बराबर 0। यू भी एफ से भाग देने पर अब क्या यू भी एफ से क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस यू एफ बटे यू भी एफ, माइनस भी एफ बटे यू भी एफ से भाग देंगे, फिर प्लस यू भी बटे यू भी एफ बराबर 0। अब यहाँ पर u और f कट गया, फिर यहाँ पर v और f कट गया, यहाँ पर u भी कट गया, तो आगे हमारा -1/v -1/u प्लस 1/f बराबर 0, तो आ जाएगा हमारा 1/f, ये रहेंगे उधर जाएगा तो हो जाएगा 1/v प्लस 1/u, ये हमारा क्या हो जाएगा दर्पण का सूत्र, यही हो जाएगा क्या हमारा दर्पण का सूत्र। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का क्या है, हमारा सूत्र है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो उम्मीद है आप उत्तल अवतल दर्पण के सूत्र का, दोनों के सूत्र क्या है सेम है, तो आपके एग्जाम में कोई भी पूछेगा, कोई भी, आप क्या करते हैं दर्पण के सूत्र का निगमन कीजिए, तो आप क्या करते हैं ऐसे कहें कि दर्पण के सूत्र, यदि अवतल उत्तल नाम लेगा तभी हम क्या करेंगे दोनों लगाए उसका बनाएंगे, नहीं तो कोई भी एक बना देंगे यदि आपके एग्जाम में पूछता। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब का समझते हैं प्रकाश के अपवर्तन को। तो प्रकाश के अपवर्तन को समझने के लिए मान लीजिए क्या है, हमारा क्या है, एक हमारा क्या है पृथककारी तल है, एक हमारा क्या है पृथककारी तल है, इस पर यदि क्या है कोई प्रकाश की किरण, मान लीजिए क्या है, यदि एक पृथककारी तल है और इसमें क्या है माध्यम है, इसे हम मान लेते हैं माध्यम 1। सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं, तब आपको समझ में आएगा समझाने का। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित जाती है। तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से क्या होती है विचलित हो जाती है। तो
तो प्रकाश की किरण क्या होता है, जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है क्या अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है, तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो मान लीजिए क्या दो माध्यम है हमारा, इसको मान लेते हैं माध्यम A1 है, माध्यम 1 है, ये हमारा क्या है माध्यम 2 है। जब प्रकाश की किरण क्या हो रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। जब प्रकाश की किरण क्या हो रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ये हमारा क्या है एक अभिलंब इस पर खींच लेते हैं। इस पर हमने क्या किया, एक अभिलंब खींच लिया। अब हम क्या करें, इसमें प्रकाश की किरण को आपतित करा रहे हैं। जब कोई क्या हो रही प्रकाश की किरण क्या हो गई, यहाँ से आपतित हुई। हमने माध्यम 1 में क्या किया, प्रकाश की किरण को आपतित कराया। तो ये प्रकाश की किरण, इस प्रकाश की किरण को क्या जाना चाहिए, सीधे जाना चाहिए था। इस प्रकाश की किरण को क्या करना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था। ये क्या होना चाहिए, सीधे जानी चाहिए थी। हमारे प्रकाश की किरण क्या चाहिए, सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन यह क्या हुई, सीधी नहीं गई। सीधी न जाकर क्या हो गई, अपने मार्ग से क्या हो गई, अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। सीधी न जाकर क्या हो गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये हमारी क्या है, आपतित किरण है। ये हमारी क्या है, आपतित किरण। ये हमारी क्या है, आपतित किरण। प्रकाश किस एंगल पर, आई एंगल पर क्या की, ये हमने आपतित करा है। लेकिन क्या हो रही है, ये क्या रहा है, जब अपवर्तन हुआ, जब प्रकाश का क्या हो गया अपवर्तन हुआ, तो यह क्या बना ली, आर कोण होना चाहिए था, क्या आई होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, अपवर्तित हो गई। अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। अब माध्यम 1 क्या था, माध्यम 2 क्या था, ये दोनों क्या था, इसके माध्यम पर निर्भर किया कि माध्यम कैसा है। अभिलंब से क्या होती है, दूर भी हट सकती है, यहाँ से भी ऐसे भी जा सकती थी, ऐसी बात नहीं थी। अपने मार्ग से क्या होगी, विचलित हो जाएगी। ये हमारा क्या, ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब। ये हमारा क्या है, अभिलंब है। और ये हमारी क्या है, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये हमारा क्या है, पृथककारी तल। ये हमारा क्या है, पृथककारी तल। ये हमारा क्या, पृथककारी तल। पृथककारी तल, ये हमारा क्या, पृथककारी तल है। माध्यम 1 से माध्यम 2 में क्या की, प्रकाश प्रवेश किया, अपने मार्ग से क्या हो गया, विचलित हो गया। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह परावर्तन क्या होता है, 2 प्रकार से होता है। एक होता है यह परावर्तन करें, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, सॉरी। तो यह अपवर्तन, यहाँ पर अवर्तन है, एक अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन 2 प्रकार से होता है। जब प्रकाश क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, या विरल माध्यम से क्या होती है, सघन माध्यम में आती है। जब प्रकाश की किरण क्या होती है, विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है, और सघन माध्यम से क्या होती है, विरल माध्यम में जाती है, तो 2 प्रकार से क्या होता है, इसका विचलन होता है। जब क्या होगी, जब प्रकाश की किरण, तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारा क्या है, एक विरल माध्यम है। ये हमारा विरल माध्यम, ये हमारा क्या, सघन माध्यम। यहाँ पर हमारा क्या है, ये सघन माध्यम है। ये हमारा क्या है, विरल माध्यम।
जब प्रकाश की किरण क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है। प्रकाश की किरण क्या हो रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से विरल माध्यम से क्या आ रही है, सघन माध्यम में आ रही है। तो जब सघन में आएगी तो क्या अविलंब की ओर क्या आती है, झुक जाती है। इसको जाना कहाँ चाहिए था, जाना चाहिए था इस रास्ते, लेकिन क्या हो गई, यहीं पर झुक गई, यहाँ पर क्या हो गई, झुक गई। और इसमें जब क्या थी प्रकाश, जब प्रकाश क्या होती है, सघन माध्यम से क्या रही, सघन माध्यम से क्या हो रही है, विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। और जाना इसको कहाँ चाहिए था, इस रास्ते, जाना चाहिए था इस रास्ते, लेकिन क्या हो गई, चली गई कहाँ, ऊपर से। तो अविलंब से दूर हट जाती है और अविलंब से की तरफ क्या होती है, झुक जाती है। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, जल्दी से सोचिए, ऐसा होता क्यों है। ये हमारा क्या है, आई है आपतन कोण, ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण आर है। यहाँ पर आपतन कोण क्या है, हमारा आई है, और अपवर्तन कोण क्या है, हमारा आर है। यहाँ पर क्या है, आई का मान क्या है, कोण आई का मान क्या है, कोण आर से कम है। यहाँ पर क्या है, कोण आई का मान क्या है, कम है, किससे, कोण आर से। आर का मान अधिक है यहाँ पर, और यहाँ पर आई का मान अधिक है। तो जब प्रकाश सघन और विरल माध्यम का मतलब क्या हुआ, सघन, सघन मतलब क्या हो, सघन का उदाहरण हम ले लेते हैं भीड़ भाड़ से, और विरल का हम उदाहरण लेते हैं क्या, एकदम खुला वातावरण जहाँ पर क्या भीड़ भाड़ नहीं है। तो सघन में यदि आप क्या करते हैं, यदि सघन मार्ग में मान लीजिए क्या यहाँ पर ऐसे ऐसे इतनी भीड़ है, इसमें क्या है, इसमें भीड़ है, तो आप सोचेंगे क्या इसमें दबा कर धीरे से क्या निकल जाए, तो क्या कहते हैं, ये झुक जाएगा। तो अविलंब की ओर क्या होगा, जब विरल से अब क्या करें, यहाँ से खुले हुए आ रहे हैं, खुले सांड की तरह आ रहे हैं, और यहाँ पर आते ही जब भीड़ देखे क्या होगा, उसमें डूब गए। तो भीड़ में देख कर क्या हुआ, इसमें हमने दब कर क्या हुआ, चले गए। तो मतलब क्या गए, अविलंब की ओर झुक गए। जब विरल से आए सघन में क्या अविलंब की ओर झुक गए। अब क्या था, सघन माध्यम था, अब भीड़ में से निकल रहे हैं, भीड़ में से क्या हो गए, निकल गए, भीड़ में है, भीड़ में से चल रहे हैं, भीड़ में चलते चलते क्या हो गए, हम आ गए, एकदम खुला है। अब भीड़ में से आएंगे क्या होंगे, सोचेंगे किधर भी चलाएं, एकदम दौड़ के इधर उधर भागेंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये अविलंब से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। तो यही होता है सघन और विरल माध्यम में अंतर। तो हमें उम्मीद है अब आपको सघन विरल माध्यम में कोई डाउट नहीं होगा, और सघन विरल माध्यम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम भी होते हैं, तो आइए उन नियमों के बारे में जानते हैं थोड़ा डिटेल के साथ। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम, तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता क्या है, तो आइए जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, एक स्नेल का नियम होता है, और एक आगे अब लिखते हैं पहला नियम, साइन आई बटे आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, हमेशा नियतांक होता है। साइन आर बराबर क्या होता है, नियतांक। ये हमारा क्या है, अपवर्तन का प्रथम नियम है। या तो हम लिख सकते हैं इसको, या कह सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर बराबर 1 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या n2 बटे n1 या v1 बटे v2। इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे स्नेल आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का
अनुपात हमेशा नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो पहला हमारा क्या होगा, स्नेल का नियम। फिर इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। पुनः हमारा अगला है, यहाँ पर अगला हमारा हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा नियम कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। जैसे क्या हो गया, ये हमारी क्या है, आपतित किरण है, ये हमारा क्या अभिलंब है, ये हमारी क्या आपतित किरण, इसी बिंदु से अपवर्तित किरण, और क्या होगा ये हमारा अभिलंब, तीनों क्या एक ही तल में है ना, यहीं पर है ना। तो यही हमारा क्या है, अपवर्तन कोण का नियम। तो स्नेल का नियम है। और आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में क्या होते हैं, स्थित होते हैं, इसी स्नेल का नियम कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है हमारा। अब जानते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक हमारा n बराबर होता है, n बराबर हमारा होता है C/V, हमारा n बराबर होता है C/V, जहां पर n बराबर होता है क्या हमारा C/V, n बराबर होता है C/V, जहां n क्या हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। C हमारी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, C निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल। और इसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमारा भी है क्या, माध्यम में प्रकाश की चाल, भी माध्यम में, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं, हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम में प्रकाश की चाल। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का आपको क्या हो गया होगा, पता चल गया होगा। फिर हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक यहाँ बार n बराबर क्या था, V1/V2, n बराबर क्या जाएगा हमारा V1/V2, जहाँ V1 क्या है हमारा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। और V2 हमारा क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, तो मान लीजिए क्या है हमारा, एक हमारा क्या है, पृथक्कारी तल है, इस पर क्या किया हमने, अभिलंब डाला है, इस पर हमने क्या किया, अभिलंब डाला। तो इसमें हम दो तरह से, ये हमारा स्टार पॉइंट है, समझिए ये क्या है हमारा स्टार पॉइंट मान लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश की किरण इस पर क्या कहते हैं, हमने डाला, इसमें हमने क्या कहते हैं, इस पर हमने क्या किया, प्रकाश की किरण को डाला।
प्रकाश की किरण डाला, आई कोण पर डाला, क्या होगा ये अभिलंब से क्या हो गई, ये हमें अभिलंब की तरफ झुक गई या अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। यदि क्या करते हैं, ये हमारी क्या हो गया, ये तो क्या हो गया परावर्तित हो अपवर्तित हो गई, लेकिन क्या कहते हैं इस कोण का मान क्या हो गया, हम इसको ऐसे बढ़ाते चले गए, इस ऐसे बढ़ाते चले गए और क्या हो गई उसी माध्यम में क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई परावर्तित हो जाती है। यदि प्रकाश के जिस माध्यम से आई क्या उसी माध्यम में क्या यदि लौट जाती है तो क्या होगा, जिस कोण पर तो हमारी जो आपतन कोण होगी ये क्या होगी, ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, एक कोण और एक कोण क्या होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है इसकी लैम्डा तरंगदैर्घ्य, लैम्डा तरंगदैर्घ्य की प्रकाश डालते हैं क्या हमारा लैम्डा डैश हो जाता है, और इसकी आवृत्ति न्यू थी क्या आ जाती है, आवृत्ति क्या आती है न्यू डैश हो जाती है। ये क्या हो गया माध्यम बदल गया तो, और जो हमारा वेग होगा आवृत्ति करें जो हमारी जिस फ्रीक्वेंसी की हमने क्या किया यहाँ पर जिस फ्रीक्वेंसी जिस आवृत्ति का हम क्या कहते हैं प्रकाश डालते हैं उसी आवृत्ति की क्या होती है प्रकाश जाती है, आवृत्ति क्या होगी चेंज नहीं होगी, लेकिन क्या होगा इसका वेग वेग क्या हो जा रहा है भी डैश हो जा रहा है। लेकिन यदि उसी माध्यम में वापस लौट रही है तो उसकी तरंगदैर्घ्य सेम रहेगी और उसकी आवृत्ति भी सेम रहेगी और उसका वेग भी क्या होगा, उसका वेग भी क्या होगा सेम होगा। तो माध्यम बदलने पर क्या होता है उसकी आवृत्ति के अलावा सब कुछ क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो हमारा क्या माध्यम एक है और हमारा क्या है माध्यम दो है, ये हमारा क्या पृथककारी तल है, ये हमारा क्या है पृथककारी तल, पृथककारी तल। फिर आइए थोड़ा सा और नोट पॉइंट में लिख देते हैं, ये सारे जितने भी नोट हैं आपके जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तब जाकर आपको ये सारे नोट पॉइंट ऐसे ही इस एग्जाम में पूछ जाते हैं। प्रकाश की अपवर्तन की घटना में क्या होता है आंशिक परावर्तन, ये क्या हो गया आंशिक रूप से क्या हो गया परावर्तन हो गया। तो क्या हमारा आंशिक परावर्तन है, क्या इस कोण का मान क्या हो जाएगा हमारा आर डैश है, इस कोण का मान क्या होगा इतना बढ़ जाएगा, क्या होगा जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में क्या होगी प्रकाश लौट जाती है, जिसे क्या कहते हैं आंशिक परावर्तन कहते हैं। तो क्या रहा प्रकाश के अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, अपवर्तन की घटना में आंशिक परावर्तन भी होता है, आंशिक परावर्तन भी होता है। पुनः नोट पॉइंट एक और लिखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन की घटना का कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न हो सकता है। प्रकाश की अपवर्तन की घटना में लिख सकते हैं प्रकाश की अपवर्तन की घटना में, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, के अपवर्तन की घटना में प्रकाश के अपवर्तन की घटना का कारण, अपवर्तन की घटना का कारण भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना, माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना, भिन्न भिन्न होना। मतलब जो कहने का मतलब इसका क्या है, मतलब जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश अपवर्तन की घटना क्यों होती है, जब प्रकाश क्या होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है, तो मतलब प्रत्येक माध्यम में क्या होती है प्रकाश की चाल समान नहीं होती, तो भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है अलग अलग होती है, इसलिए क्या होती है प्रकाश की अपवर्तन की घटना होती है। फिर नेक्स्ट हमारा नोट है, ये हमारा तीसरा नंबर, तो था हमारा सीधे यहाँ पर लिखिए 2 नंबर, ये हमारा क्या है हमारा 1 नंबर। तो हमारे 3 नोट पॉइंट हैं। नोट में तीसरा है प्रकाश की अपवर्तन की घटना, प्रकाश के
अपवर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना में प्रकाश, घटना में प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है। ये केवल प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती है। ये केवल प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती है, स्रोत पर निर्भर करती है, माध्यम पर नहीं। जो मतलब जो आवृत्ति है वह क्या माध्यम पर निर्भर नहीं करेगी, मतलब माध्यम चेंज हो गया तो क्या होगा, हमारी उसकी आवृत्ति चेंज हो गई, ऐसा नहीं होता है, माध्यम पर नहीं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे अपवर्तनांकों में संबंध, मतलब अपवर्तनांक होते क्या हैं, उनमें संबंध पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन यहाँ तक अच्छा लगा तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।